नाउ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के पीछे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से लाइटनिंग, हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, पावर कंप्यूटर, पावर टेलीविज़न, पावर पंप, पावर अवर व्हीकल्स, तो सभी को पावर मिलता है। यह है इलेक्ट्रिसिटी का काम। और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोग मैकेनिकल वर्क कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी हियर। नाउ व्हाट इज चार्ज? सो ईच मैटर कंटेन्स सम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो चार्ज पॉजेस्ड बाय प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, वो चार्जलेस है। लाइक चार्जेस, मतलब कि दो पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं पास में रखूंगा तो रिपेल होगा, दो नेगेटिव चार्ज को पास में रखूंगा तो भी रिपेल होगा। बट अनलाइक चार्जेस, मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को पास रखूंगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, राइट? नाउ conductors and insulators. What is the conductors? Conductors means the materials in which electrons are free to move. इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकते हैं। तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है कंडक्टर्स में से। तो एग्जाम्पल्स आर एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जिससे उनमें से चार्जेस फ्लो हो सके। इंसुलेटर्स मीन्स which the material in which electrons are not free to move anywhere, like plastic, wood, glass, cotton. So these are the insulators. उनमें से कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। Now what is electric current? Flow of electric charge is known as electric current. जब कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा इन पर्टिकुलर टाइम तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग लेटर आई से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? So rate of flow of charges is called electric current. So see, rate of flow means the amount of charge flowing through a particular area in unit time, मतलब कि एरिया भी फिक्स होना चाहिए तभी हम उसको डिफाइन कर पाएंगे इलेक्ट्रिक करंट को। So if net electric charge Q flows through a cross section of any matter in time t, electric current is flowing through that, right? So net charge is Q and time is t. SI unit of electric current is ampere, named after Ampere scientist, and symbol is capital A. So if positive charge flows, direction of electric current is same as the direction of flow of charge, but for negative charge flows, direction of electric current is opposite to direction of flow of charge. Means अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है राइट हैंड साइड तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड होगी। बट अगर नेगेटिव चार्ज जा रहा है राइट हैंड साइड तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी लेफ्ट हैंड साइड, एक्जैक्टली ऑपोजिट टू नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर पाते हैं। तो ज़्यादातर जो भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्लो होने का यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर राइट हैंड साइड जा रहे हैं कंडक्टर्स में तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड होगी। So electric current can't flow through insulator because insulator protons and electrons are fixed at their position, क्योंकि उसमें जो भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव नहीं कर पाते इंसुलेटर में, इसीलिए वो इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस। So potential difference between 2 points is the work done per unit charge in taking the charge from one point to another. सपोज के हमारे पास 1 वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 जूल जितना वर्क करवा रहे हैं 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पर 1 जूल वर्क हुआ क्योंकि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था और 1 कूलम चार्ज को हमें मूव करवाना था। So as water flows from high level to low level, similarly, electric current flows from high potential to low potential.
Now what is cell? The difference of potential may be produced by a battery consisting of one or more electric cell. So potential difference across the terminal of the cell generated due to chemical reaction within the cell. When cell is connected to a conducting wire, current flows from high potential to low potential. तो सेल मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा. सेल क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है. पोटेंशियल डिफरेंस बनाने की वजह से जो भी चार्जेस है वो फ्लो करते हैं. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फोर्स लगता है चार्जेस पे और वो फोर्स के कारण चार्जेस मूव करते हैं, इसीलिए हमें करंट मिलता है. सो देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. सो इलेक्ट्रिक सर्किट is a continuous and closed path of electric current. so जब कभी भी यहाँ पर मैं एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म करूंगा, एक रेजिस्टेंस होगा, राइट, और एक बैटरी होगी, तो ये हमारी एक इलेक्ट्रिक सर्किट हुई कि जिसमें से करंट फ्लो होगा. सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है यहाँ पर. और अगर मैं यहाँ पर एक स्विच रखना चाहूंगा तो स्विच भी हम लोग रख सकते हैं टू ऑन और ऑफ द सर्किट, राइट, उसको हम लोग की बोलते हैं. ये रेजिस्टेंस है और ये हमारा सेल है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वाला. करंट फ्लोज ओनली इफ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म्स क्लोज लूप. ये हमारा क्लोज लूप होगा तो ही करंट फ्लो होगा. अगर मैं यहाँ पर की नहीं रखूंगा, मतलब कि हमारी स्विच ऑफ है, तो फिर करंट पास नहीं हो पाएगा. सो हियर सर्किट डायग्राम कंटेन्स सेल, स्विच मतलब की, एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड कनेक्टिंग वायर्स. वायर्स से ही कनेक्शन होगा, राइट. सो अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट हैव टू बी कनेक्टेड बाय यूजिंग सिंबल्स फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रिक component is called electric circuit diagram. Now ammeter. What is ammeter? Ammeter is a device to measure the current. Simple. Then voltmeter. Voltmeter is a device to measure potential difference between any 2 points. Ammeter always we have to connect it in series. If we connect ammeter in parallel, it will not our perfect reading. And similar voltmeter we have to connect always in parallel. Otherwise it will not give us perfect measurement, right? So this is how we are going to find current and volt. Now Ohm's law. Ohm's law state that electric current is directly proportional to potential difference. Simple. Means I proportional to V. If I remove this proportionality sign, then I is equal to sign is there and one constant is there, that is called R. So I is equal to here, sorry, by mistake I have written here. Actually formula is V. If I remove proportionality sign, then there is equal to sign and here R into I. So if I is subject, then V upon R. So V is equal to II, that is the formula, right? So R is constant for a given conductor and it is called resistance. Now first of all, what is resistance? Resistance is the resist of a current. वो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है. तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, भले ही वो कंडक्टर क्यों ना हो, बट उसको कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है. So component that is used to resist the flow of electric current in a circuit is called resistor. So SI unit of resistance is ohm and ohm is denoted by Greek letter this omega. Now SI unit of resistance, that is ohm, and Greek letter is ohm. Now definition of 1 ohm, that 1 ohm of resistance R is equal to flow of 1 ampere current through a conductor between 2 points having potential difference equal to 1 volt. So 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere, that is the definition of 1 ohm. Now factors on which resistance depends. So resistance in a conductor depends on following factors. First is length of conductor. So how?
resistance, as length of conductor increases, resistance is also increases. So that's why for long distant wire there is more value of resistance. Similarly, area of cross section, so resistance is inversely proportional to area of cross section. So if we put more and more diameter of wire, then resistance will be less, or if we take lesser value of diameter or radius of that cylindrical wire, then resistance will be more. So it depends on area also, but it inversely proportional to the resistance. एंड देन थर्ड वन इज नेचर ऑफ मटेरियल, कैसा मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, ज़्यादा कंडक्टर या फिर कम कंडक्टर. तो दैट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, whether it is steel, copper, aluminum, silver, gold, whatever. So overall R is proportional to rho L by A, it is called Rhola, right? So R proportional to rho L by A, that is the formula, and resistance is depending upon these three factors. Now fourth factor, resistance also varies with temperature. So as resistance increases with increase in temperature and decreases with decrease in temperature for metals, this is only valid for metals, increase with increase and decrease with decrease for metals. Now resistivity, that rho, so it is property of material, it depends on material. Since SI unit of R is ohm, SI unit of area is meter square, SI unit of length is meter, then resistivity unit is ohm meter square upon meter. 1 meter gets cancelled out, so we are left with ohm into meter, simple. Materials having resistivity in the range of 10 raised to minus 8 ohm meter to 10 raised to minus 6 ohm meter are considered are very good conductors, because see here resistivity is so much lesser value. So silver has resistivity equal to 1.6 into 10 raised to minus 8 ohm meter, which is very small, and copper has resistivity 1.62 into 10 raised to minus 8 ohm meter. Now rubber and glass are very bad conductors or very good insulators. Why? Because its resistivity are very higher, 10 raised to 12, it is plus 12, and this is 10 raised to plus 17. So plus 12 to means 10 raised to plus 12 to 10 raised to plus 17 ohm meter. So resistivity of different materials have different values. So now variable resistance, it is called rheostat. The device, मतलब जो डिवाइस से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा छोटी से छोटी वैल्यू का भी रेजिस्टेंस चेंज कर पाए, उसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं. सबसे छोटी से छोटी वैल्यू भी हम लोग चेंज कर पाते हैं, राइट? सो दैट टाइप ऑफ रियोस्टेट इज नथिंग बट वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट? नाउ verification of Ohm's law. How to verify it? So we have to set up one circuit, note reading of ammeter and voltmeter, different values of potential, right? Every time you will find different values of current, because we know that V proportional to I. So you have to take readings of current from ammeter and potential difference from voltmeter, right? So I proportional to V, I is equal to V by R, that we know. R is constant here. Now resistance of a system of resistors. So resistors are joined in two ways, series and parallel. First, series combination. So when resistors are joined from end to end, they are said to be series combination, right? So when it is series combination means R1, R2, R3, if they are like series combination, this is series combination, R1, R2 and R3. See, circuit is completed, battery is connected, positive, negative. So now voltage is distributed like that. This is V1, this voltage is V2 around R2, and this voltage is V3 around R3. So sum of all the voltages is the voltage of our cell. So we know that now according to Ohm's law, V is equal to IR. So V is equal to IR, put it here. So IR here, V1 is equal to IR1,
V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3. I common, and then it will cancel out with the left hand side of I. So we are left with only R is equal to R1 plus R2 plus R3. So this is how, this is the formula from where we can find the equivalent resistance when they are connected in series. तो इससे हमें सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे हम लोग, राइट। अगर हमारा कॉम्बिनेशन n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स तक है, हमें नंबर्स नहीं पता, जैसे कि 50 है, 50 रेजिस्टेंस है, तो हमें सबका सम कर देना है. सो दैट इज द वे हाउ वी कैन find the equivalent resistance. Now resistors in parallel. So when resistors are joined in parallel, they are said to be parallel combination. Parallel combination, the potential difference across each resistor is equal. Voltage is equal. Earlier current is equal, voltage changes. But here voltage is equal, current changed, right? So according to again Ohm's law, V is equal to IR, but what is parallel connection? See, I am drawing here, this is parallel connection, where we can find many ways to flow the current. This is cell and this is circuit is completed, this is R1, this is R2, this is R3, all voltages are same but currents are different. This is I1, this is I2 and this one is I3. So according to Ohm's law, we have to subject I here. So I is equal to V upon R. So put this value here in this formula. So V upon R, I1 that is V upon R1, I2 V upon R2, I3 V upon I3, R3. V common, it will be cancelled out with the left hand side. So V cancelled out. So we are left with 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So this is how we are going to find combination resistance equivalent for parallel connection. So to find equivalent resistance when resistors are connected in parallel, तो उसका हमें sum of reciprocal करना है. सभी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके सबका सम कर देंगे, तो इससे हमें जो भी पैरेलल कनेक्शन है उसका इक्विवेलेंट मिलेगा. अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस है और पैरेलली कनेक्टेड है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn. तो सारे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके उन सबका सम कर देना है, तो इससे हमें पैरेलल कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, राइट. अब जब सीरीज कनेक्शन किया था हमने तो सबका सम कर रहे थे, तो हमारा जो इक्विवेलेंट है वो सबसे मैक्सिमम मिलेगा सभी वैल्यू से. बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबके रेसिप्रोकल का सम कर रहे हैं, तो जितने भी रेजिस्टेंस वैल्यू है उनके इंडिविजुअल का मिनिमम से भी मिनिमम मिलेगा. मतलब कि मान लो कि हमारा R2 है वो सबसे मिनिमम है और उसका वैल्यू है 2 ओम, तो हमारे इक्विवेलेंट R का जो आंसर मिलने वाला है वो 2 ओम से भी कम मिलेगा. सो दैट इज series and parallel combination of resistors. Now devices in series and parallel. So there are two ways to connect multiple devices to power source, series and parallel. So series and parallel connection, advantages of parallel connection. In series connection either all devices are on or off, but in parallel connection device can be selective, switch on or off. So parallel अच्छा है कि हम एक एक को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट सीरीज में तो सारे ऑन हो गए या फिर सारे ऑफ हो गए. सीरीज कनेक्शन इफ वन डिवाइस फेल्स ऑल डिवाइस विल टर्न ऑफ, बट पैरेलल में अगर एक खराब होता है तो सारे एज इट इज रहेंगे. सीरीज कनेक्शन सबका करंट की वैल्यू सेम मिलेगी सीरीज में, बट पैरेलल में सबके करंट की वैल्यू अलग अलग मिलेगी. तो हम लोग किसी डिवाइस को अगर ज़्यादा करंट चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं पैरेलली, बट सीरीज में तो सबको सेम मिलेगा, तो कोई डिवाइस काम करेगा, कोई डिवाइस नहीं करेगा. सो दैट्स वाई ऑलवेज इन हाउस होल्ड सर्किट वी आर कनेक्टिंग ऑल द डिवाइसेस इन पैरेलल. तो टीवी के लिए अलग कनेक्शन होता है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फैन, बल्ब्स, क्योंकि उन सब
उन सब डिवाइस की जो करंट रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होगी, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन लोगों को करंट मिलेगा. सो पैरेलल कनेक्शन इज वेरी एडवांटेजेस इन कंपैरिजन विद दिस सीरीज. हीटिंग इफेक्ट of electric current. So I current flowing through a resistor of resistance R and potential across the resistor V. When charge Q moves against the potential difference V in time t, the amount of work is W is equal to Q into V. So W is equal to V into Q by T into T, because see here, that is another formula of W, right? Here I multiply with T and divide with T. So Q by T is nothing but I. So that's why here I is more, T is as it is, and V is as it is. So W is equal to VIT. That is the formula of W, right? It is work done. It is also called electrical energy, because energy is in the form of work done here, right? So work done by battery for moving the charge in electric circuit, that is VIT. So battery has chemical energy due to which it can do work. I said that to do any work, energy must have to be there. So battery does work because it's chemical energy. So when battery is in working condition, chemical energy decreases, but total energy is always conserved. So chemical energy of battery is converted into heat energy in the resistor. तो जो भी केमिकल एनर्जी है वो एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट कोई रेजिस्टर में से फ्लो होता है तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो आपने देखा होगा कि आप अगर बहुत लंबे समय तक कोई चीज़ का पावर ऑन रखते हो, कोई डिवाइस ऑन रखते हो, तो वो गर्म हो जाता है. क्यों? क्योंकि उस डिवाइस का भी एक रेजिस्टेंस है. तो करंट जब भी ऐसे रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा तब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा. Then next is heating effect of current. तो heat produced in resistor is H, similar to that work done. So according to Ohm's law, अगर मैं V की जगह IR रखूं तो it will become I square RT. तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि जिसमें रेजिस्टेंस की वजह से करंट जब उसमें से फ्लो होगा तो उतना हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा. So that is called Joule's law of heating. It states that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current given to the resistor, and directly proportional to the resistance for a given current, and directly proportional to the time. So एक एक को इंडिविजुअल लिया है. पहले तो स्क्वायर ऑफ द करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड देन टाइम ऑफ द whole system, that is also directly proportional to the heat. Now practical application of heating effect. So for exploiting the heating effect, the element of appliances must have high melting point to retain more heat. The heating effect of electric current is used in the following applications. First is electric bulb. So when electric bulb means electric energy is flowing through that electric bulb, filaments gets heated, because that's why it gives light. So heating effect of electric bulb happens because of a heating effect of electric current. So that melting point of tungsten material is 3380 degrees Celsius. Because of this high melting point, that metal, that tungsten metal, don't melt down earlier. So this is why we have to use this much of high melting point material, which is tungsten. Then electric iron. So when electric iron is connected to an electric circuit, the element of electric iron gets heated, which heats the electric iron. The element of electric iron is made up of alloys having high melting point. यहाँ पर फिर से हमें ऐसी alloys यूज करनी पड़ेगी. alloys एक से ज़्यादा मेटल्स को मिलाकर बनाया जाता है, तो वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा. और हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा गर्म होने वाला है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल ही है ऐसी है कि इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी. सो इसीलिए उसको हाई मेल्टिंग पॉइंट पे रखना पड़ेगा कि जिससे वो पिघल ना जाए जल्दी.
इलेक्ट्रिक फ्यूज का भी यही प्रिंसिपल है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें से पास थ्रू होगी तो उसको भी हमें एलॉयज से बनाना पड़ेगा, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड सबको मिलाकर बनाया होगा, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी तो वो जल्दी पिघल नहीं जाएगा, तो उसको हम लोग एज अ फ्यूज वायर यूज़ कर सकते हैं कि जिससे हमारा जो टोटली हाउस होल्ड सर्किट है वो प्रिवेंट हो सके, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना आए। So fuse of 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 10 ampere, etc. are used for domestic purposes. That depends on us whether we are using 10 ampere or 3 ampere. Now suppose if an electric current consumes 1000 watt at 220 volt. So current flow from that device, electric heater, that is 4.5 ampere, that is capacity of that electric device, of that electric heater. अगर इससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो फ्यूज विल टर्न ऑफ, राइट? सो वी शुड प्रोवाइड नॉट मोर देन दिस करंट वैल्यू, right? So in this case the fuse of 5 ampere should be used to protect the electric heater in the case of flow of higher voltage. Now electric power, the rate at which electric work is consumed is called electric power. Heat produced, that is VIT, right? So electric power, that is here, if we know that according to Ohm's law I is equal to V upon R. If we put this equation into this equation, so V square upon R into T, it is like that, V square upon R into T, don't confuse here. So that is power formula, we get power here of this formula, and it is also I square into RT, right? These are the only conversion from one simplification to another simplification, right? So power P is equal to heat produced per unit time is equal to heat produced by T. So I square RT by T is I square R, and that is VI. I square R, what is I square R? So R is equal to, we know that V upon I. So by putting this formula into here, so I square into V upon I gets cancelled out. So we are only left with here, VI. So that is our power, another formula. And SI unit of power is watt. So 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere, right? So that is the SI unit of power. 1 kilowatt, so 1000 watt, right? 1 kilowatt hour, and 1 kilowatt hour is nothing but 1 unit. Remember, in our light bill that is written 1 unit, it is nothing but 1 kilowatt hour. So 1 kilowatt hour is equal to 1000 watt into 1 hour. So 1000 watt into 3600 second, in 1 hour 3600 seconds are there. So 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to 6 watt second, and in joule that is similar, 3.6 into 10 raised to 6 joule. Rating of devices. Now rating of devices is the value of electric power and potential of that electric device. If we know the rating of any electric device, we can easily find the value of resistance, right? So rating of device, if we are having rating 220 volt and 100 watt, so we can find the resistance of that device by this formula, P is equal to V square upon R. We have V, we have P also, so R subject, so R is equal to V square upon P. So 220 square upon 100, that gives us 484 ohm. That is the resistance of our device.